दर्शकों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कानूनी चर्चा में। तो पिछले एपिसोड में मैंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नया कानून आ रहा है, जो 3 क्रिमिनल लॉज चेंज होने जा रहे हैं और 1 जुलाई को ये 3 क्रिमिनल लॉज इन्फोर्स हो जाएंगे। और उसमें से जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने चैप्टर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को जो रिप्लेस कर रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, तो 1 जुलाई 2023 को लागू होने जा रहा है, इन्फोर्स हो जाएगा। और जो भी लॉ कोर्ट्स हैं, जो भी जहाँ पे भी ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और जहाँ पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ साक्ष्य एविडेंस होता है, जहाँ पे जुडिशियल प्रोसीडिंग, कॉस्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग वगैरह, तो वहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं, तो पिछले एपिसोड में मैंने टच किया था। एक तो किया था कि कॉम्पिटेंट विटनेस के देखा था कि कॉम्पिटेंट विटनेस वाइफ और हस्बैंड क्या एक दूसरे के खिलाफ कॉम्पिटेंट विटनेस है। और दूसरा था कि जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, एक मैरिज है तो उसके प्रिविलेज जो हैं, तो अगर हस्बैंड ने कोई सीक्रेट या कोई साक्ष्य, कोई एविडेंस का डिस्क्लोज किया है, जो एक कम्युनिकेशन है जो बाद में एक एविडेंस इस्तेमाल होने जा रही है, तो वो नो डाउट दैट एविडेंस इज रेलेवेंट बट इट इज इनएडमिसिबल, वो एडमिसिबल नहीं हो सकती। हाँ, अगर कोई कंसेंट देता है आइदर ऑफ द पार्टी जिसका एविडेंस है, जिसके अगेंस्ट वो डिपोज होना है, तो वो अगर कंसेंट दे तो उसमें है। तो ये मैंने पिछले एपिसोड में बात करी और मुख्य में उसको समराइज किया। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 9 है जो साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 करता है, ये है हु कैन टेस्टिफाई। पिछले था कि कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस, क्या हस्बैंड वाइफ के खिलाफ विटनेस हो सकता है, वाइफ तो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर में जनरल जो है कि वो हो सकता है, जो भी प्रोसीजर ये हस्बैंड एंड वाइफ। और एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन है वो डिस्क्लोज नहीं हो सकता, वो कंपेल नहीं किया जा सकता किसी वाइफ को। और अगर कोई कम्युनिकेशन उसके हस्बैंड ने की है, अगर वाइफ ने किया हस्बैंड को, तो अब वाइस वर्सा वो डिस्क्लोज। लेकिन आयु में बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक समझो चैप्टर है, ये है हु मे टेस्टिफाई। दिस इज पहले वो पिछले जो इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 118 थी, इंडियन एविडेंस एक्ट की 1872, अभी ये वही सेक्शन समझो एक जैसी ही है, वो बनने जा रही है 124 ऑफ दिस भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो मैं थोड़ा सा पहले अपने दर्शकों के लिए, तो दर्शक हमारे जो पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, तो वो लॉ स्टूडेंट्स भी हैं, जजेस हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, तो और लीगल फैटर्निटी के रिलेटेड प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के हैं, जो लॉ यूनिवर्सिटी से हैं, और ऐसे भी लोग जो सोशल, जो क्योंकि मैं जो एपिसोड बनाता हूं और बात करता हूं कानूनी चर्चा की, वो आम लोगों को भी समझाता हूं इजी लैंग्वेज में। नो डाउट जो लीगल लैंग्वेज होती है पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी बुक्स में, उसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी डिफिकल्ट होती है, आम आदमी की समझ के बाहर होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आम आदमी भी वो बात हमारी समझ ले। तो थोड़ा सोशल टच भी देते हैं ताकि ये आम लोगों तक ये चर्चाएं आम व खास भी बन जाए। तो इसमें मैं सेक्शन 124 बनने जा रहा हूं, जो न्यू जो एविडेंस एक्ट आने जा रहा है। ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन दे सकता है, टेस्टिफाई कर सकता है, एविडेंस दे सकता है, विटनेस हो सकता है, लेकिन साथ में है एक राइटर है, अनलेस द कोर्ट कंसीडर दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम। मैं जहां रुकता हूं, तो एक है ये किसने देखना है
कि कॉम्पिटेंट विटनेस है जब एविडेंस रिकॉर्ड कर रहे हो किसी सिविल प्रोसीडिंग में या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, जो भी मैजिस्ट्रेट होगा, जो भी कोर्ट को प्रिजाइड कर रहा होगा, चाहे सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, तो उसमें क्या है, तो उसमें वो देखेगा कि क्या जो विटनेस है क्या कॉम्पिटेंट है, क्या ये रैशनल इंटेलिजेंस और जो ये एगे प्रूडेंस मैन कोई भी क्वेश्चंस हैं। देखिए एग्जामिनेशन हमारा आपने एविडेंस एक्ट में ही है, जो हमारा साक्ष्य अधिनियम है, इसी में दिया हुआ है कि ये कैसे एक विटनेस को डिपोज करना है कि कोर्ट ऑफ लॉ। पहले आपको पता है एग्जामिनेशन चीफ होता है, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, और कई बार कोई एम्बिग्यूटी, कंफ्यूजन वगैरह, डाउट वगैरह तो री एग्जामिनेशन का भी राइट जिसने पार्टी ने पहले एग्जामिन किया वो उसको दिया जा सकता है, और कोर्ट भी इंटरव्यू के खुद भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो मैं वापस आता हूं, तो मेरा ये है कि कोर्ट ने देखना है पहले, तो वो जब विटनेस आता है तो ऑब्वियसली तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो भी होता है क्रिमिनल ट्रायल में, सिविल ट्रायल, वो देखता है कि जो विटनेस है ये कैसे डिपोज कर रहा है, क्या कॉम्पिटेंट। और मेन जो आगे मैं पढ़ूंगा, थोड़ा मैं जुबानी बात कर लेता हूँ, एक कंसर्न देखते हैं कि ये चाइल्ड है जो टेंडर ईयर्स हैं उसकी एज रिलेटेड है, एक को देखते हैं, और दूसरा मेंटल कंडीशन कि इसकी ये मेंटल हेल्थ से सफर तो नहीं, कोई इलनेस तो नहीं है। ये पिछली जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें वर्ड उस वक्त कॉलोनियल माइंडसेट था, उन्होंने ल्यूनेटिक वर्ड ऐड किया था, इसमें है पहले जो 118 ऑफ इंडियन एविडेंस, अभी इसको थोड़ा सा किया है उन्होंने मेंटल हेल्थ, इफ इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ। तो मैं थोड़ा पढ़ूंगा फिर दोबारा हम बात करेंगे। तो प्रिवेंट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू देम और फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर टू दोस क्वेश्चन। ये मैंने पहले किया है कि वो इस स्थिति में नहीं है, इस सिचुएशन में नहीं है, इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो आंसर रैशनल तौर पे, इंटेलिजेंट तौर पे, और जो प्रूडेंस नहीं, तो ऐसे आंसर नहीं देते जैसे एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए प्रूडेंट है। तो क्या कारण है, क्यों नहीं जी इंटेलिजेंट क्वेश्चन रैशनल या प्रूडेंस नहीं अपनी इन्वॉल्व कर रहा है, क्या कारण है? बाई टेंडर ईयर्स, छोटा बच्चा है, उसकी उम्र कम है, एक्सट्रीम ओल्ड एज है, कई बार सिकनेस है और बड़ी उम्र हो जाती है, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, तो डिजीज कोई है, तो बाइदर ऑफ बॉडी और माइंड, और ये दोनों हैं। कई बार फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बोलने मीन के अंडरस्टैंडिंग में, और कई बार मेंटल, वो भी जो ग्रो एज की वजह से, जो सिकनेस की वजह से, और एनी अदर काज ऑफ द सेम काइंड, और कोई भी, ये बॉस कर दिया। लेकिन ये सारा अप्रिशिएट कंसीडर कौन करेगा? जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सिविल प्रोसीडिंग में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, और मैं और आगे करते हुए किसी भी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, जिसमें जहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कोर्ट होल्ड कर रहा है या कोई कहीं भी है, तो उसको एक जुडिशियल प्रोसीडिंग वो होल्ड करा, तो उसमें ये सारा आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन है 124 के साथ। देखिए ये थोड़ा सा, ए पर्सन विद मेंटल इलनेस, जैसे मैंने कहा पहले ल्यूनेटिक वर्ड इस्तेमाल करा था, अभी मेंटल इलनेस है, तो इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। देखिए अगर ये लिखा है अनलेस ही इज प्रिवेंटेड बाय हिज इनकॉम्पिटेंट, मीन के a person with mental illness is not incompetent, mean he is competent to testify, to depose before a court of law in a judicial proceeding. लेकिन फिर एक राइट है, unless he is prevented by his mental illness। हाँ, अगर बिल्कुल ठीक ठाक है, मेंटल फैकल्टी उसकी ठीक है, तो ही कैन डिपोज। अगर मेंटल फैकल्टी जब मेंटल इलनेस की वजह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इलनेस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू हिम एंड गिविंग रैशनल आंसर टू देम, तो अगर कोई किसी कारण जो हमने पहले ऊपर दिए हैं, मेंटल इलनेस की वजह से अगर वो रैशनल आंसर नहीं दे सकता है, तो वो तो उसका क्या है, तो वो विटनेस जो है वो इनकॉम्पिटेंट डिक्लेयर करना चाहता है, और डिक्लेयर किया जाता है
कोड करती है। ये मैं थोड़ा इसको एग्जाम्पल की तौर पे थोड़ा सा समझाऊंगा। जनरली क्या है, मैं पहले चाइल्ड विटनेस का कहूँगा। चाइल्ड विटनेस को क्या करते हैं, जैसा जो भी वहां पे हूँ वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे को। जस्ट अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको पूछेंगे कि भाई प्लीज टेल कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सा टीचर है, तो आप कहाँ आए हो, किसके सामने यू आर मेकिंग स्टेटमेंट, तो कहाँ पे हैं, ये सारा क्वेश्चन इन ऑर्डर टू नो इज मेंटल फैकल्टी कि वो रैशनल उत्तर दे सकता है, आंसर दे सकता है, और क्या उसकी ये जो किसी वजह से क्या अंडरस्टैंड करता है चीजों को, और उसकी प्रूडेंस डेवलप हो चुकी है कि वो मतलब देखिए जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, जहां एग्जामिनेशन चीफ होगा, तो वो थोड़ा सा उसको अंडर, तो एक वजह से उन्होंने कहा सारा कॉम्पिटेंट है अगर वो अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर उसको एज है ज़्यादा, पिछले जो मैंने ऊपर 124 को ऊपर पढ़ा, तो अगर कोई डिजीज है, इलनेस है, ओल्ड एज की वजह से है, तो मेंटल इलनेस को भी एक इनकैपेसिटी समझा गया है फॉर कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस, वो भी विटनेस। तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस जो जिसमें लगता है कि ये अंदाजा लगाते हैं जहां कोई, तो उसमें ये कॉम्पिटेंट नहीं है, तो कई बार तो क्या होता है, जज अपने तौर पे विटनेस को बुला के क्वेश्चंस करते हैं, तो कई बार डिफेंस आ जाता है, जहां प्रोसिक्यूशन कहता है, जहां दो, हर एक प्रोसीडिंग में दो पार्टीज होती है, तो वो कोर्ट में आके भी कहते हैं सर ही इज नॉट ए कॉम्पिटेंट विटनेस ड्यू टू टेंडर एज और ड्यू टू इलनेस और दूसरे और कारण जो भी इसमें इस सेक्शन में किया है, और इसमें थोड़ा सा और भी कर दिया है कि कोई दूसरा कारण भी अगर है जो इनकैपेसिटेट करता है उस विटनेस को, वो भी कोर्ट जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो देख सकता है, तो रिकॉर्ड करने से पहले। इसलिए वो क्वेश्चनरी थोड़े पूछते हैं क्वेश्चन, और उसके बाद एक डिक्लेयर करते हैं कि ही इज ए कॉम्पिटेंट, और उसके बाद जो भी उसकी स्टेटमेंट होती है वो एक ड्यू कोर्स लिखते हैं, और उसमें एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, और उसके बाद री एग्जामिनेशन जैसे होता है एक दिस एज पर द एविडेंस एक्ट और साक्ष्य अधिनियम के मुताबिक करते हैं। तो ये मेरा आ गया, तो इसमें मैं एक साइटेशन दे दूंगा। कई बार ये होता है चाइल्ड विटनेस को, जो हमारी प्रैक्टिस है तो लॉ कोर्ट्स में जो हमारे जजमेंट्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स की, और जो डिफेंस कई बार उठाता है, कई बार प्रोसिक्यूशन उठाता है, ये दोनों, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की काफ़ी जजमेंट्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है चाइल्ड विटनेस के, तो कई बार आता है कि जो चाइल्ड विटनेस है वो ट्यूटर्ड इजिली किया जाता है, और उसको ब्रेक करना, उसको करा जो उसके दिमाग में बैठ जाती है, तो अकॉर्डिंगली ही डिपोज। तो ये तो उसको फिर क्या कहा, उसको अगर आपने, तो फिर एक देखना पड़ता है कि क्या ये ट्यूटर्ड विटनेस तो नहीं। हाँ, एक है, एक ये साइटेशन है, दो हैं। एक है धनराज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, धनराज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये AIR 2002 में आपको मिल जाएंगी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये भी चाइल्ड विटनेस के रिलेटेड थी। ये चाइल्ड स्कूल गोइंग था और अच्छी उसको मेच्योरिटी थी। ये कोर्ट ने अपने वो फाइल वर्किंग आउट, तो उसने कहा कि इज ए कॉम्पिटेंट विटनेस। तो दूसरी बात है, वो तो एप्रिसिएशन की बात है कि ट्यूटर्ड हुआ है या नहीं। हाँ, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि बाय द कि जो चाइल्ड विटनेस की जो डिपोजिशन है, एविडेंस है, स्टेटमेंट है कोर्ट में, क्या उसी को विदाउट एनी करॉबोरेशन क्या उसमें कन्विक्शन हो सकती है? तो ये सिर्फ उसको मैजिस्ट्रेट को, जज को, जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है किसी भी कोर्ट का, किसी भी सिविल प्रोसीडिंग को, वो अप्रिशिएट करेगा। तो कि क्या ये सफिशिएंट है, अनकरॉबोरेटिव भी हो सकती है और क्या कई बार मेडिकल एविडेंस होती है, जैसे रेप केसेस में है, पॉक्सो केसेस में है, तो ये डिपेंड्स अपॉन एप्रिसिएशन ऑफ कंसिडरेशन, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, एक चैप्टर अलग है। तो दूसरा है, एक और केस है जो है AIR 2017 का, 2017 का, सतीश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें भी चाइल्ड विटनेस के बारे में
ये बात उन्होंने की है। तो एक जो आगे आया है मेंटल इनकैपेसिटी, जो इनकॉम्पिटेंट है ड्यू टू मेंटल इलनेस, इसकी एग्जांपल में अपने जो मुझे एक्सपीरियंस है एज ए सेशन जज, मेरे पास मैं स्पेशल जजेस जस्ट रेप केसेस भी था। तो एक केस था, मैं जम्मू में, जम्मू जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, इसमें मैं जो स्पेशल जज रेप केसेस था और वो थर्ड एडिशनल सेशन जज था उसमें। तो उसमें एक जो हमारे एक केस था वहां पे, उसमें एक मेंटल रिटार्डेड एक विक्टिम थी, इसकी अलेज्ड विक्टिम आप कह सकते हो, प्रोसिक्यूटेक्स थी। तो उसकी स्टेटमेंट पुलिस ने लिखी थी और उसको लिख के उसके वो कोर्ट में जब उसको लाई गई, तो जज साहब ने जब उसको, मैं नहीं जज था, मेरे से पहले जज साहब ने उसको वही जब उसकी मेंटल कंडीशन देखी होगी तो उन्होंने क्वेश्चनरी बनाया और आफ्टरवर्ड्स देखा कि मेंटल नहीं है कंडीशन। और एक देखिए क्या है, उसके पास एक मेंटल रिटार्डेड का सोशल जो हमारे वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जो उन्होंने एक सर्टिफिकेट भी दिया था कि शी इज ए मेंटली रिटार्डेड। तो वो आप जो हमारा एक बोर्ड होता है उसके मुताबिक, लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट ही वाज रेफर्ड एज ए विटनेस इन ए रेप केस। चलो ये लंबी जोड़ी ये तो बात, लेकिन मेरा कहने का तो कोर्ट जज साहब ने जब उसको क्वेश्चंस पूछे इन ऑर्डर टू वर्किंग आउट कि क्या उसकी मेंटल हेल्थ इलनेस तो नहीं है, तो आफ्टरवर्ड्स आफ्टर पुटिंग सम क्वेश्चंस व्हेन शी वाज नॉट इन अ पोजीशन टू respond not rationally otherwise also, तो then she was declared incompetent witness। तो ये एक ये मेंटल हेल्थ का ये एक, तो मैं अपनी एग्जांपल मैंने जो देखा हुआ है वो शी वाज डिक्लेयर्ड, जो मेरे एक्सपीरियंस में हुआ, जो ऑन रिकॉर्ड था। तो ये उसकी एविडेंस मतलब शी वाज, हर स्टेटमेंट वाज नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज शी वाज नॉट पोजेसिंग एनी this not to talk of giving rational answer, what she was not understanding what is going, how for what she has been brought in the court, what she has to say, she was not knowing anything, she was totally mentally retarded। ये भी एक हमारा चाइल्ड विटनेस इसमें आता है और दूसरा हमारा ये आ जाएगा आपका मेंटल हेल्थ रिलेटेड। तो एक उससे नेक्स्ट सेक्शन, तो अगर तो ये थोड़ा एपिसोड मुझे लगता है लंबा हो जाएगा, तो मैं ये चाहता हूं कि जो नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसको टच करूंगा, ये सेक्शन 125 है, ये हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, विटनेस अनएबल टू कम्युनिकेट वर्बली, इसमें डफ एंड डम आ जाएगा। डफ एंड विटनेस जो होते हैं ये कॉम्पिटेंट विटनेस हैं, हाँ दे कांट स्पीक, ये होता है डफ एंड डम, और दे कांट हियर, तो उसमें कॉम्पिटेंट। अदरवाइज तो आपने देखा है डफ एंड डम्स के स्कूल्स भी हैं, और आपके पास जहाँ पे उनके स्कूल्स हैं और टीवी पे भी जो आपने ब्रॉडकास्ट करते हुए उनकी एक साइंस हैं, उसके तहत वो अपनी बातचीत करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं। और उस सेक्शन में मैं थोड़ा शार्ट में बता दूं, अगले बार पूरा करूंगा। एजुकेटर होता है, इंटरप्रेटर लेते हैं और उनकी मदद से, उनके असिस्टेंस से कोर्ट उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो, हाँ एक और प्रोविजन है कि रिटर्न में भी वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकते हैं। लेकिन क्रॉस एग्जामिन का मामला तो फिर लंबी बात होती है, क्योंकि जो एक स्टेटमेंट है उसको कंप्लीट है। तो ये मैं अगले एपिसोड में इसको डिटेल में बात करूंगा विद रेलेवेंट जजमेंट्स ऑन द सब्जेक्ट। तो मुझे दीजिए इजाजत, तो दोबारा हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।